नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हमारे साथ सीधी बात में कुमार शुभमूर्ति जी हैं। और आज हम हालात जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों की एक उम्मीद थी, वो अब निराशा में बदलता हुआ दिख रहा है। आधार को लेकर जो उनकी आज की जो प्रतिक्रिया रही, तो कोर्ट से भी कोई खास उम्मीद दिख नहीं रहा है। ज़मीन पर जनता भी उस तरीके से इसको लेकर गुस्से में नहीं है, लेकिन लोग मान रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। तो सुमूर्ति जी, सीधा सवाल वही होगा मेरा कि न जनता गुस्से में है, न जनता में कोई आक्रोश दिख रहा है। सरकार इस मुद्दे पर पूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। कोर्ट का भी रुख कुछ उसी तरीके से है और आप लोगों का मानना है कि नहीं, ये जो है संविधान के अनुसार भी नहीं है और ये जन विरोधी है। ये फिर कैसे? और ऐसे में जनता जब सड़क पर नहीं है तब तो ये चीज़ें चलती ही रहेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, जनता में आक्रोश है इस बात को लेके, ये संतोष की बात है, लेकिन केवल आक्रोश से तो होगा नहीं। जैसा आपने कहा कि जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक निदान नहीं निकलने वाला, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तो सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आज आया, ये पहले से हम लोग समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी वैसी ही बात करेगा जो सरकार चाहती है और इधर उधर बोल करके बात उसकी सरकार के पक्ष में जाएगी। इसलिए कोई संवैधानिक संस्थाएं आज मददगार नहीं हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो जनता ही कुछ कर सकती है। इसलिए आपने कहा कि आक्रोश है, लेकिन इसको कैसे नेतृत्व दे करके सड़क पर उतारा जाए और सीधी एक लड़ाई ठानी जाए, ये आज नौबत है। और ये केवल चुनाव के जीत हार या वोट चोरी का मामला नहीं है। CSIR जो है वो तो संविधान के ही खिलाफ है। संविधान कहता है कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोटर हो गए। ये सरकार को संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि आप वोटर हैं तो आपका नाम सरकार दर्ज करे। आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देना है कि भाई मुझे वोटर बनाइए। आप कर्तव्य है सरकार का, वो दर्ज करे आकर के। आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैं 18 साल का हो गया और रजिस्टर पे दर्ज करें। उसी तरह से नागरिकता का भी सवाल है। हम जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, हम रह रहे हैं, तो हम नागरिक हैं। आप रजिस्टर पर दर्ज कीजिए कि हम नागरिक हैं। अगर हम बाहर से आए हैं तो हम आपको प्रमाण देंगे, आपका प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन ऐसे हम देशवासी से प्रमाण मांगना ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और SIR कुछ इस तरह का है जिसमें दोनों बातें एक ही फॉर्म में डाल दी गई हैं चालाकी से। इसलिए ये संविधान के खिलाफ भी है और ये ऐसे खिलाफ है कि हमारी आज़ादी को ही, संविधान के खिलाफ है इसी का मतलब है कि हमारी आज़ादी को ही चुनौती दे रहा है कि तुम नागरिक हो या वोटर हो, इसके लिए तुमको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार अगर सैंक्शन करेगी तो तुम वोटर हो सकते हो, सैंक्शन करेगी तो तुम नागरिक हो सकते हो। ये सीधी गुलामी है, ऐसा मैं मानता हूँ। चूँकि ये सरकार तो फांसीवादी सरकार है, RSS के विचारधारा के बारे में सब जानते हैं और इस सरकार के कारनामे भी सब जानते हैं। ये सरकार के आने के बाद से किस तरह से देश में आपसी फूट बढ़ गई है। एक फांसीवाद इसी होता है कि एक तरफ तो तानाशाही और दूसरी तरफ जनता के विभिन्न वर्गों में आपसी तालमेल का समाप्त हो। इसलिए इस सरकार के रहते तो और ये गुलामी जो और भयंकर है। आपका न संविधान कोई काम करेगा, न सुप्रीम कोर्ट कोई काम करेगा। जो सरकार चाहेगी वही करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि CSIR को, SIR जो है उसको ही चुनौती देनी चाहिए कि ये नहीं चलेगा, या वापस लीजिए। मुझे याद है कि इसी तरह का एक कानून एशियाटिक लॉ 1906 में दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था कि आपको अपना सबूत दे करके गिरमिटिया जो मजदूर भारत से गए थे उनको तो ज़बरदस्ती भी ले जाया गया था। उनसे भी कहा जा रहा था कि आप सबूत दिखाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और तब आपको जो भी बचे कुचे अधिकार थोड़े बहुत जो जूठन स्वरूप मिलने वाला है वो तभी मिलेंगे। गांधी जी ने उसको पढ़ा था तो बाकी लोग तो उतना अलर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखते ही कहा, उनका स्टेटमेंट है कि ये अगर कानून बन गया तो ये तो भारतवासियों का, यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में आए हैं, उनका सर्वनाश।
अब ये सर्वनाश कैसे है, ये जब आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। तो उनको कोई अधिकार नहीं रहेगा, गुलाम के रूप में भी उनको अधिकार नहीं रहेगा, इस तरह की स्थिति थी। तो मैं समझता हूँ कि CSIR को भी, SIR को भी उसी रूप में समझना चाहिए। ये गुलामी का एक अध्यादेश है। आप नागरिक भी होंगे तो सरकार के कहने से, अनुमति से, वोटर भी होंगे तो उसके कहने से, अनुमति से, तो यहाँ आपका अधिकार ही क्या रह गया। तो इसको उस रूप में देखना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए और सरकार को कहना चाहिए इसको वापस लो, और एक बड़ा जनता को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। अभी ट्रेजेडी कह लीजिए या अफसोस यही है कि कोई ऐसा नेता हमारे बीच नहीं है जिसका एक मोरल, नैतिक असर हो देश में। फिर भी परिस्थितियाँ नेता पैदा करती हैं। अब अभी हम देख रहे हैं जैसे वोट चोरी की बात जिस तरह से राहुल गांधी जी ने उठाई, सप्रमाण उठाई है, ये महादेवपुरा में कर्नाटक के उसे कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे करके, उसका जवाब देने से इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है, वेबसाइट से अपना सब कुछ हटा ले रहा है। ये सिद्ध करता है कि वो वोट चोरी की बात सही है। और इसको जिस तरह से राहुल गांधी लेके आ रहे हैं सामने, तो अगर SIR और वोट चोरी की बात जोड़ दी जाए, जो जुड़ती भी है, राहुल गांधी ने बहुत सही कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। मैं उससे जाके कहना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये आज़ादी को बचाने की लड़ाई है, संविधान तो उसके बाद आएगा। तो उस रूप में इसको जोड़ करके समझना चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन कह रहे हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई है, एक कदम आप और आगे, ये लोकतंत्र नहीं, ये आज़ादी की लड़ाई, सीधे सीधे तौर पर आज़ादी पर हमला है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जैसे मीडिया, जुडिशियरी और जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में, वो पूरी तौर पर इस अभियान के साथ खड़ी है। उस दौर में 74 में या आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी कमोबेश स्थिति रही होगी, ऐसी ही रही होगी। जनता कैसे, क्योंकि जनता को ये लग ही नहीं रहा है, जनता ये समझ ही नहीं पा रही है कि भाई इससे हमारी आज़ादी को खतरा है। तो ये जो एक बड़ा गैप लग रहा है, वो गैप कैसे, ये जनता तक ये बात कैसे नहीं पहुंच पा रही है, या जनता क्यों नहीं समझ पा रही है, एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इसको जिस तरह समझता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी, और जो 77 में तानाशाही की समाप्ति हुई, 74 की लड़ाई, उसको हम लोग दूसरी आज़ादी की लड़ाई मानते हैं, और ये अगर होगी तो तीसरी होगी हम लोगों के लिए। तो एक बड़ा कारण है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो पढ़ लिख करके उसका दिमाग ऐसा बंध जाता है कि वो गुलामी को समझ नहीं पाता है। वो उसको अगर खाना पीना मिलता रहे, सुख सुविधाएँ मिलता रहे, तो वो निश्चिंत रहता है। लेकिन जब उसमें कोई ऐसा आता है जो उनके दिमाग में भी डालता है ये बात कि भाई ये तुम्हारी जो सुख सुविधाएं हैं, इसको लेकर के तुम क्या करोगे अगर गुलाम हो, ये जब उनके मन में आता है तो वो खड़े होते हैं। अगर 20% भी खड़े होते हैं तो आम जनता पर असर होता है। तो आज़ादी की लड़ाई के वक्त से वही बात, जब तिलक उठे, महात्मा गांधी आए, तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें भी एक आंदोलन हुआ, और 20%, 80% तो सोया ही रहा उसके बावजूद, लेकिन 20% पढ़ा लिखा वर्ग जगा। और कई उदाहरण हैं उसके, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे खासे, ये लोग आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ भूल के कूद पड़े। तो आम जनता में भी वो आंदोलन हुआ। वही हम देखे हैं जयप्रकाश जी के आंदोलन के वक्त, सब सोए हुए थे, कि जब JP आगे बढ़े और नौजवानों ने उनको प्रतिसाद दिया, तो अनेक पत्रकार, अनेक बुद्धिजीवियों ने लेख लिखना शुरू किया, और लगा कि देश का जो क्लीन माइंड है वो इस आंदोलन के साथ है। तो जनता भी खड़ी हुई। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि कुछ अलग है, मतलब इतनी झंझावट के बावजूद भी है इस बार तो ये लगता है कि देश में कोई बुद्धिजीवी ही नहीं है। देखिए, ऐसे भी नाम खोजिए, उस समय तो नाम खोजने भले वो सोए हैं, बैठे हैं, लेकिन नाम आता था, ये धर्मवीर भारती हैं, ये कुलदीप नैयर हैं, ये फलाना गए हैं। आज तो उस तरह का कोई नाम भी नहीं है जिसको हम देखें। लेकिन मैं मानता हूँ कि समस्याएं हल निकालती हैं, देश अपना रास्ता बनाता है, आज़ादी अपना रास्ता खोज लेती है। इसलिए उस तरह के लोग सामने आएंगे, और अगर नहीं भी आए पढ़े लिखे लोग, तो आम जनता भी इस बार खड़ी होकर जवाब देगी।
ऐसा लग रहा है। लग रहा है ऐसा। मुझे इस बार विनोबा जी की बात याद आती है। उन्होंने कहा कि अब नेताओं का ज़माना गया, अब जयप्रकाश जी फिर होने वाले नहीं हैं। आम लोग जो है, आप लोग आम कद के लोग, वही लोग जुड़ेंगे, वही लोग जुटेंगे, टीम बनेगी, खड़े होंगे और आम जनता को खड़ा करेंगे। तो वो हमको लगता है, जैसा मैं 2-3-4 जगहों पर गया हूँ और दूसरे प्रांतों में भी जाता हूँ, आम जनता इन चीज़ों को समझ रही है और उम्मीद है हमको तो दिख रहा है कि जनता खड़ी होगी। और ख़ासकर अगर नाम लेकर कहूँ तो जैसे जनता पार्टी बनाने के कारण कांग्रेस की हार हुई तानाशाही की, इस बार इंडिया गठबंधन बना है और जिस रूप में सामने आ रहा है, हमको लगता है कि ये उस गति को प्राप्त कर लेगी कि वो बीजेपी को पराजित करेगी। वोट चोरी के बावजूद और सारी संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल कर लेने के बावजूद कठिन होगा, लेकिन जनता के सामने बांग्लादेश का भी उदाहरण है, जनता के सामने श्रीलंका का भी उदाहरण है और ये उदाहरण सरकार के सामने भी है। इसलिए इस सब में से रास्ता निकलेगा और भारत फिर एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थान पाएगा। लेकिन आप लोग जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, ये बीजेपी और संघ के लोगों का कहना है कि जो लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े, आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कि भाई कुमार सुब्रमूर्ति छात्र संघर्ष वाहिनी के नेशनल कन्वीनर थे, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे और आज कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। देखिए, ये लोगों की समझ का फेर है। हम लोगों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, इंदिरा जी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। हमारी लड़ाई तानाशाही से थी। कांग्रेस की तानाशाही थी, इंदिरा जी की तानाशाही थी, उस तानाशाही से हम लड़ रहे थे। उस समय सामने कांग्रेस थी, उससे लड़ना पड़ा। आज भी हम कोई मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। फांसीवाद के रूप में बीजेपी और मोदी जी सामने है, आरएसएस सामने है, इसलिए हम इससे टकरा रहे हैं। तो फांसीवाद हमारा लक्ष्य है, ये कोई संगठन आदि, व्यक्ति आदि हमारा लक्ष्य नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ चूँकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लड़ने में आरएसएस बीजेपी हमारे साथ थी, इसलिए हम उनके साथ थे। आज आरएसएस और बीजेपी फांसीवादी हैं और उसके खिलाफ कांग्रेस है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस हमारे साथ है। मतलब हम इसलिए साथ हैं या हमारे साथ हैं कि हम तानाशाह के खिलाफ उस दौर में भी थे और आज के दौर में भी। सही कहा आपने। मतलब उम्मीद रखा जाए कि कुछ बदलाव आने वाले समय में दिखेगा। नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं, हमको विश्वास है कि आने वाले समय में दिखेगा। वो समय हो सकता है कि जल्दी आए, हो सकता है थोड़ी देर से आए, लेकिन उसके अलावा भारत की और कोई दिशा नहीं है। भारत जब भी आगे बढ़ा है तो वो उदारता की तरफ आगे बढ़ा है, धर्मनिरपेक्षता की तरफ आगे बढ़ा, ये इसकी परंपरा रही है। उससे उसको हटाना मुश्किल है। जो हटाना चाहेंगे वो खुद हट जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि सिविल सोसाइटी, हालांकि इस दौर में सिविल सोसाइटी पर बड़ा हमला हुआ, अब सिविल सोसाइटी में वो ताकत अब बची नहीं है, फिर भी सिविल सोसाइटी अब कमर कस रहा है उस इलेक्ट्रल सिस्टम में जिसके सहारे बदलाव की बात करते हैं। आज भी बैठक में हम कुछ देर रहे, चीज़ों को हमें समझने का मौका मिला। तो क्या सिविल सोसाइटी इस बार पूरी तौर पर इस मूड में है कि इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर भी उतर पड़ सकते हैं? देखिए, सिविल सोसाइटी आज दो तरह की है। एक तो है जो संगठित है, रजिस्टर्ड है, जिसको एनजीओ कहा जाता है, एक समय उसको संस्थाएं कहा जाता था। उस रूप में एक सिविल सोसाइटी है जो समाज के प्रति कंसर्न हैं, समाज के बीच काम करते हैं। ठीक है, पैसे के आधार पर काम करते हैं, ऐसे एनजीओ हैं जो सिविल। दूसरा है जो संगठित नहीं है, लेकिन अपने आप में एक ग्रुप है जो सक्रिय है समाज में, व्यक्ति है जो सक्रिय है समाज में, वो सारा सिविल सोसाइटी का अंग है। तो आज ये स्थिति बनी है कि संगठित सिविल सोसाइटी और जो खुले स्वतंत्र सिविल सोसाइटी है, ये दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं। और आज जो आपने देखा उसमें दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के लोग हैं, और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये सफलता इनको मिलेगी। वही जैसा हमने कहा कि हो सकता है थोड़ा समय लगे। एक
चलते चलते एक दिमाग में मेरा एक सवाल है कि राहुल के साथ कांग्रेस भी खड़ा नहीं, कहीं कांग्रेस के लोग दिखते नहीं है मतलब उस तरीके से। तो उसके कार्यक्रम में भले कांग्रेसी दिखे, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर या बाकी फ्रंट पे जो कांग्रेसी लड़ते हुए नहीं दिखते हैं, जो आम लोग लड़ रहे हैं। क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में चीज़ें करवट लेने वाली हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही ऑब्जर्व किया है। और राहुल गांधी हम समझते हैं, हमारा तो उनसे कोई परिचय या नज़दीकी नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स से जो पुरानी कांग्रेस है उसकी पॉलिटिक्स का मेल नहीं आता। ये बिल्कुल नए अलग तरह से सोच रहे हैं और एक नई कांग्रेस खड़ा करना चाहते हैं, नौजवानों की कांग्रेस जो जनता से सीधी जुड़ी हुई है। तो इस कोशिश में वो लगे हुए हैं, वो जद्दोजहद उनकी है। तो हम लोगों से उनका तालमेल ज़्यादा बैठ सकता है, पुरानी कांग्रेस जो है उससे कम तालमेल बैठेगा। तो शायद एक नई शक्ति पैदा होगी, तो पार्टी के रूप में एक नई शक्ति पैदा होगी और पार्टी से बाहर भी एक नई शक्ति पैदा होगी। तो दोनों शक्तियाँ मिल करके कुछ काम करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अब चीज़ें बदलने लगी है और अब पार्टी नहीं, एक खास जो चीज़ें चल रही हैं इन दिनों देश में, उसको लेकर गोलबंदी शुरू हुई है। पता नहीं इस गोलबंदी का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और उस आवाज़ को आवाज़ कब मिलता है ये देखने वाली बात है। ये इस सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।